तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानियाँ में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गरीब माँ का अमीर बेटा। तो आइए देखते हैं गरीब माँ का अमीर बेटा कैसे बनता है। विनय और नीमा की ज़िंदगी खुशहाली में बीत रही थी। उन दोनों का प्यारा सा 7 साल का बेटा अर्नव था, जो अपने माँ बाप का लाडला था। वो दोनों उसको खूब प्यार करते थे। उसकी पसंद की चीज़ें उसे दिलाते, उसे खिलाते, उसे घुमाने ले जाते। लेकिन एक रोज़ मानो उसकी खुशियों को नज़र लग गई, जब तेज बारिश में बाइक एक कार से टकरा गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब नीलम और अर्नव की ज़िंदगी जैसी ठहर सी गई। नीमा के भाई सूरज और भाभी नैना दोनों ने नीमा को समझाया। देखो बहन, तुम परेशान मत हो। अपना ये घर बेच दो और हमारे साथ चलो। जवान अकेली औरत और एक छोटा बच्चा देख किसी के मन में भी पाप आ सकता है। नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। तुम अपना घर बेचो और हमारे साथ चलो। ठीक कह रहे हैं दीदी, आप हमारे साथ घर चलिए। वो घर भी तो आप ही का है। नीमा के दिल पे ढेर सारा बोझ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपना घर बेचकर अर्नव को अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों तक उन लोगों ने नीमा और अर्नव की खूब खातिरदारी की। आज मेरा अर्नव बेटा जो बोलेगा उसकी मामी वही बनाएंगी। मैं खीर और पूड़ी खाऊंगा, मामी मेरे लिए खीर पूड़ी बना दो। बस इतनी सी बात। ठीक है बेटा, आज डिनर में तुम्हारी मनपसंद चीजें बनेंगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज सूरज उदास सा बैठा था। उसे उदास देख नीमा उसके पास गई और बोली। क्या बात है भैया, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। ओ दीदी, मुझ पे बहुत सारा बैंक का कर्जा है। अब बैंक वाले अपना पैसा मांग रहे हैं। दीदी, तुम अपने पैसे उधार दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। कैसी बातें करते हो भैया, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरा और अर्नव का सारा खर्चा तो आप ही करते हो, फिर उनके सामने इन पैसों का क्या मोल। आप यहीं रुको, मैं अभी पैसे लाती हूँ। कुछ देर बाद नीमा अलमारी से पैसे लेकर आई और सूरज को दे दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। सूरज वह पैसे लेकर नैना के पास पहुंचा। ये देखो डार्लिंग, तुम्हारा आइडिया कमाल का था। मैंने 2 घड़ियाली आंसू क्या बहाए। तुम्हारी बहन तो सच्ची मान बैठी। बल्कि सच तो ये है, पैसे भी मिल गए और हमेशा के लिए मुफ्त की नौकरानी भी। अब तो तुम्हारी काम को लेकर सारी टेंशन दूर हो गई ना डार्लिंग। नीमा ने खिड़की के बाहर से ये सारी बातें सुन ली। उसे उसके भाई पे बहुत गुस्सा आया। वो खूब रोई, लेकिन सिवाय पछतावे के वो कर ही क्या सकती है। अब उसकी दशा नौकरानियों से भी बुरी हो गई। वो सारा दिन घर का काम करती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती, अपने भाभी के बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती। तब कहीं जाकर उसे और उसके बच्चे को खाना मिलता था। नीमा के बेटे का सूरज ने सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया, जबकि खुद के बच्चे बड़ी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे। नीमा और अर्नव के घोर गरीबी में दिन कटने लगे। एक दिन अर्नव ने रात में सोते हुए अपनी माँ से पूछा। माँ, हम इस गार्डन में बने पुराने से कमरे में क्यों रहते हैं? क्योंकि बेटा, ये कमरा माली का है, उसका काम तो मैं ही कर देती हूँ। ये खाली पड़ा है, इसलिए यहाँ रहने के लिए हमें भेज दिया। हम गरीब हैं, इसलिए उनके साथ नहीं रह सकते। और हमारी ये गरीबी कैसे दूर होगी माँ? बेटा, पढ़ लिख कर जब तू बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब हमारी गरीबी दूर होगी।
अपनी माँ की बात सुनकर अर्नव के दिल पर लग गई। अब वह दिन रात पढ़ाई करता। इधर नैना का अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह अच्छे अच्छे पकवान सीमित मात्रा में ही बनवाती, जिससे अर्नव कभी नहीं खा पाता था। दूर खड़ा बस ललचाई आंखों से देखता रह जाता था। फिर आखिर में उन दोनों को सूखी रोटी सब्जी ही नसीब हो पाती थी। फिर एक रोज माँ, आज सब लोग खीर खा रहे थे। मेरा भी बहुत मन कर रहा था खीर खाने को। क्या मुझे थोड़ा सा खीर नहीं मिल सकती? यह सुनकर नीमा तड़प कर उसे सीने से लगा लेती है। हे भगवान, मैं कैसी अभागन माँ हूँ जो अपने बच्चों को मनपसंद खाना भी नहीं खिला सकती। कपड़े भी उतरन ही पहनता है। तुम मत रो माँ, अब से मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। नैना अपने बच्चे के उतरे हुए कपड़े अर्नव को और अपनी फटी पुरानी साड़ियाँ नीमा को पहनने के लिए देती है। एक रोज अर्नव अपनी माँ को फटी साड़ी में देखता हुआ बोला, माँ, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनूंगा। फिर तुम्हारे लिए मैं नई नई साड़ियाँ लेकर आऊँगा। नीमा ने मुस्कुराते हुए अर्नव को सीने से लगा लिया। ऐसे ही समय बीता। एक दिन नैना की सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए नैना के घर आई। वाह, कितनी प्रिटी ड्रेस है तुम्हारी। क्यों नहीं हो, मेरे हस्बैंड दुबई से लाए हैं। और जैसा प्राइस होगा वैसे ही चीज़ होगी, है ना? मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद है। इसे तो मैं कभी कभार ही निकालती हूँ। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी नीमा कॉफ़ी लेकर आई। अचानक से उसका पैर उलझा और सारी कॉफ़ी उसके कपड़े पे जाके गिर गई। ये देखकर राम्या गुस्से में उठी और नीमा को जोरदार एक थप्पड़ मार दिया। यू इडियट, तूने इतनी मेरी महंगी ड्रेस खराब कर दी। नैना, ये कैसी बेकार सी नौकरानी रखी है तूने। इस गवार से एक भी काम सही से नहीं होता। अब यहाँ मेरे सर पे क्यों खड़ी है? जा जाकर कपड़ा और पानी ला, इसकी ड्रेस साफ कर और फर्श पर भी पोछा लगा। नीमा की आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। दूर खड़ा अर्नव भी ये सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे बुरा बर्ताव झेलकर नीमा अपने बेटे को पाल रही थी। अर्नव भी ये समझ चुका था, इसलिए वह खूब मेहनत करता, हर साल स्कूल में टॉप करता। ऐसे ही समय बीतता। अब वह कॉलेज में आ गया। एक रोज मिठाई और नई साड़ियाँ लेकर घर आया। ये लो मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ बेटा? तुझे आज मैं बहुत खुश देख रही हूँ। माँ, आज से तुम्हारा बेटा शहर का डीएम है। अब तुम एक सरकारी बंगले में रहोगी, जहाँ ढेर सारे नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे। और ये खाओ मिठाई, और यह तुम्हारी साड़ियाँ। आज से तुम्हें फटी पुरानी साड़ियाँ पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीमा बहुत खुश हो गई। वह दोनों अब सरकारी बंगले में रहने के लिए आ गए। उधर सूरज का काम पूरी तरह से ठप हो गया और वह सड़क पर आ गया। नैना और सूरज दोनों बच्चों के साथ अर्नव के बंगले पे पहुंचे। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं भूल गई थी कि सबके दिन एक से नहीं रहते। जब भगवान आसमान पे चढ़ाता है तो वहाँ से उसे पटकते देर नहीं लगती। हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। ठीक है, जाओ, सर्वेंट रूम है, वहाँ पे पड़े रहो और घर के काम करते रहो। कुछ दिनों बाद अर्नव ने अपने साथ काम करने वाली एक साधारण लड़की से शादी कर ली और वह अब अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी किसी की भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। हमेशा सबकी परिस्थितियाँ बदलती रहती है। इसीलिए हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और डट के मुसीबतों से सामना करना चाहिए और पढ़ लिख कर हमको काबिल बनना चाहिए, जिससे कि हम अपनी परिस्थिति सुधार सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर लाती हूँ एक मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।
10,000 की सैलरी में घर नहीं चलता है रोहन। विशाल और विवेक की पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूँ। संजीवनी, ये ठीक रहेगा। आखिर शादी से पहले सीखा हुआ हुनर कब काम आएगा। उसके बाद संजीवनी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। ब्यूटी पार्लर की कमाई से उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बड़े हो गए तो उनकी शादी करवा दी। लेकिन बहुओं ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बड़ी बहू दीक्षा बोली, सालू, तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम लोग इस घर में नौकरानी बन के आई हो? वो महारानी तो दिन भर अपने पार्लर में बैठी रहती हैं और हम उनकी हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कौन सा भला वो अपने पार्लर की कमाई हमें देती हैं जो हम उनकी गुलामी करें? मैं भी तो यही कह रही हूँ। उनके पार्लर से भला हमारा क्या फ़ायदा? उनका पार्लर हमको बंद करवा देना चाहिए। कम से कम घर में रहेंगी तो घर का काम तो करेंगी। लेकिन दीदी, वह इतनी आसानी से अपना पार्लर बंद नहीं करने वाली हैं। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ सालू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर मम्मी जी घर पे रहेंगी तो घर का काम तो करेंगी। दोनों ने पार्लर बंद करने की योजना बनाई। उन्होंने मौका मिलते ही संजीवनी के ब्यूटी पार्लर में जाके उसके क्रीम में खुजली वाली दवा मिला दी। अगले दिन संजीवनी ने जिनका भी मेकअप किया, शाम तक उनके चेहरे पर खुजली होने लगी और बड़े बड़े लाल लाल चकत्ते पड़ गए। संजीवनी के ब्यूटी पार्लर पे आकर वह सभी औरतें आकर शोर मचाने लगी। ये क्या लगाया है मेरे चेहरे पे जो शाम तक मेरे चेहरे पे खुजली होने लगी? अरे, ये सब कैसे हो गया? ये सारी क्रीम तो मैं महीने भर से इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, फिर आज ये कैसे हो गया? लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। तुम्हारा पार्लर अच्छा चलता है तो इसका मतलब तुम घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगी। पर संजीवनी की कोई भी औरत बात नहीं सुनी और पार्लर से सारा सामान फेंकने लगी। तभी रोहन और दोनों बच्चे आ गए। संजीवनी, अब चलो। आज तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का अंत हो चुका है। एक ताला लो और ब्यूटी पार्लर पे ताला लगा दो। मुझे लगता है अब इस घटना के बाद तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आएगा। संजीवनी बहुत निराश हुई। उसका पार्लर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। संजीवनी अब घर रहने लगी। बहुओं ने उस पे सारा घर का काम सौंप दिया। उसके भाग्य ने ऐसा करवट बदला कि सब कुछ लूट गया। माँ जी, ऐसे कब तक रहने वाली हैं? आपको इस टेंशन से निकालो और घर के काम में दिमाग लगाओ। बहू, तुम मेरा दुख कभी नहीं समझ सकती। मैंने अपना जीवन साथी खोया है। तो बैठे रहिए शोक में। मैं और सालू हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। मेरी सहेली की शादी है। आप अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ खाने को बना लीजिएगा। संजीवनी ने रोते हुए अपने बेटों के लिए खाना बना कर रख दिया और खुद भूखी ही लेट गई। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे ही बहुओं के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। विशाल, मम्मी जी को अब ओल्ड होम भेज देना चाहिए था। अगर माँ के रहने से परेशानी है तो कल मैं उन्हें ओल्ड होम भेज दूंगा। मुझे तुम लोगों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद यह घर छोड़कर जा रही हूँ। संजीवनी घर से निकल गई। उसको किसी ने नहीं रोका। वह चलते चलते सुनसान एक रास्ते पर पहुंच गई।
हक करके वह एक चबूतरे के पास ही खड़ी हो गई। वहाँ पर एक पक्षी बैठकर दाना खा रहा था। उसे भी यह महसूस हुआ कि वो भी कल से भूखी है। वह बोली, मुझसे अच्छी तो तुम्हारी किस्मत है। ये धरती, आकाश, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं। पता नहीं क्या हुआ है। जिस दिन से मेरा ब्यूटी पार्लर बंद हुआ, उस दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। काश मेरा भी जीवन तुम्हारे जैसा होता। तभी वह चिड़िया बोली, हमसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। इस उम्र में तुम बेघर हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे अरे, तुम कौन हो चिड़िया? चिड़िया फुदक कर नीचे आ गई और एक सुंदर स्त्री बन गई। मैं इच्छा हूँ और मैं सबकी इच्छा पूरी करती हूँ। तुम्हें दुखी देखा तो रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरा ब्यूटी पार्लर चाहिए, जिसमें मैं काम करके 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। मेरा पहले भी एक ब्यूटी पार्लर था। न जाने कैसे उसमें से सामान इस्तेमाल की और सबके चेहरे खराब हो गए और मुझे वह बंद करना पड़ा। तुम उसी पार्लर में जाओ। अब तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खूब चलेगा। जब तक तुम जियोगी किसी का नुकसान नहीं होगा, और जो तुम्हें सताएगा उसको सजा मिलेगी। वह कहकर वह स्त्री फिर से चिड़िया बनकर उड़ गई। संजीवनी अपने घर पहुंची और वहां से चाबी लेकर अपना पार्लर खोल लिया। उसने देखा उसका ब्यूटी पार्लर तो चमचमाते हुए सामान से भरा हुआ है। वहाँ पुराने के जगह नए प्रोडक्ट रखे हैं। बिना बुलाए ही उसके पास ग्राहक आने लगे। वह जैसे ही किसी कस्टमर के चेहरे पे क्रीम लगाती, वह बिना कुछ किए ही दमकने लगता। वह थोड़ा सा मेकअप करती और औरतें खुद ब खुद पूरी सज जाती। उसके इस चमत्कारी मेकअप का गांव भर में चर्चा होने लगा। अब संजीवनी घर नहीं जाती थी, वह वहीं पार्लर में सो जाती। उस अद्भुत पार्लर की व्याख्या सुन दीक्षा और सालू बोली, सासू माँ घर से क्या निकली? लगता है उनको कोई जादू की छड़ी मिल गई है। गांव की सारी औरतें जवान दिखने लगी हैं। चलो सालू, हम भी माता जी के पार्लर चलें, देखें तो आखिर वह क्या अजूबा करती। लेकिन दीदी, हम किस मुंह से जाएंगे? वह दोनों संजीवनी के पास गई और माफी मांगकर बोली, हम कितने बुद्धू थे मम्मी जी, हम आपकी हुनर को ना पहचान सके। आप तो दुनिया की इकलौती बेस्ट ब्यूटिशियन हो। उनकी बात सुनकर एक माँ का दिल पिघल गया और संजीवनी, चलो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और बताओ घर में सब लोग कैसे हैं? क्या ठीक है मम्मी जी। मैं तो यही सोच रही थी कि आज मैं अपने मम्मी जी से ही मुंह मेकअप करवा लूं। शाम को मेरे घर पे शादी है ना, वहीं पे जाना है। आप भी हमारे साथ घर चलो मम्मी जी। संजीवनी मुस्कुराई और हाँ में इशारा करते हुए उनको मेकअप के लिए बैठा दिया। मगर ये क्या, सबके जैसा उनके चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। उनको तो खुजली होने लगी और लाल चकत्ते पड़ गए। मम्मी जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे रे, हमारा चेहरा बिगाड़ दिया। ऐसा तो पहले भी हुआ था, जिस कारण मुझे पार्लर बंद करना पड़ा था। मेरा यकीन मानो बहू, इस क्रीम से ही सारी गांव की औरतें जवान दिखने लगी हैं। दीक्षा और सालू को अपनी गलती याद आ गई। मम्मी जी,
ऐसा तो बहुत पहले गांव की औरतों के ऊपर आपने ऐसे ही क्रीम लगाया था तो उनको हुआ था। दरअसल मम्मी जी, हमने ही आपके ब्यूटी प्रोडक्ट में वो सारा खुजली वाला दवा मिलाई थी। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, और ऐसा कर दीजिए कि हमारा चेहरा पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। हमें लगा था आपका पार्लर बंद हो जाएगा और आप घर पे रह के घर का काम किया करेंगी। अच्छा, ये बात थी। अब जाओ, जियो तुम दोनों इस चेहरे के साथ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, अब हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे। हम घर का सारा काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको एकदम फूलों की तरह रखेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे मम्मी जी। प्लीज़ मम्मी जी, हम लोग का चेहरा ठीक कर दीजिए। संजीवनी नहीं जानती थी कि उन दोनों के चेहरे कैसे ठीक होंगे, लेकिन उसने वह शक्ति याद करके और उन दोनों के चेहरे को छुआ तो उनका चेहरा ठीक हो गया और पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया। दोनों बहुएं बहुत खुश हुईं और उछलते हुए संजीवनी के गले लग गईं। मम्मी जी, सच में आपके इस पार्लर में जादू है। आप इस जादुई पार्लर को कभी मत बंद होने देना। सचमुच आपने हमें बहुत सुंदर बना दिया है। उसके बाद उन दोनों ने संजीवनी की बहुत अच्छे से देखभाल की और बहुत प्यार करने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं।